कहानी में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां एक जानलेवा वायरस ने तकरीबन पूरी इंसानियत का खात्मा कर दिया है। इस वायरस के फैलने के बाद ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ये आम ज़ॉम्बी नहीं है। इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये दौड़ते हुए हवाई जहाज का भी पीछा कर सकते हैं। कुछ ज़ॉम्बी इतने ज़हीन हैं कि आम इंसानों से मुख्तलिफ अंदाज में सोचने की सलाहियत रखते हैं, जबकि कुछ अपने शिकार को कई किलोमीटर दूर से सिर्फ सूंघ कर तलाश कर लेते हैं। इस खौफजदा और तबाह हाल दुनिया में अब सिर्फ 2 इंसान जिंदा बचे हैं। क्या ये दोनों इस क़यामत जैसी दुनिया में जिंदा रह सकेंगे या नहीं, आइए जानते हैं। कहानी के आगाज में हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने कमरे में आराम से बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा होता है, लेकिन अचानक टीवी का सिग्नल बंद हो जाता है और स्क्रीन पर एक हंगामी पैगाम नशर होना शुरू हो जाता है। ये खबर सुनते ही लड़के के चेहरे की खुशी फौरन गायब हो जाती है। नशरियात में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक निहायत खतरनाक वायरस फैल चुका है। इस वायरस से मुतासिर होने वाले लोग चंद ही मिनटों में खौफनाक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। वायरस की रफ्तार इतनी तेज है कि तकरीबन पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो शख्स ये पैगाम सुन रहा है वो फौरन अपने लिए कोई महफूज जगह तलाश कर ले। लड़का अभी ये सब देख ही रहा होता है कि ऊपर वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है। ये आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है तो मालूम होता है कि ये सब उसकी बड़ी बहन एबिगेल का मजाक था। इसके बाद दोनों बहन भाई अपनी माता के कमरे में पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि उनकी माता काफी परेशान नजर आ रही है। वो फौरन अपने पति को फोन करती है और उसे मौजूदा हालात के बारे में बताती है। उसका पति जो एक पायलट है अपने परिवार को समझाता है कि वायरस हर समत बहुत तेजी से फैल रहा है। उनसे कहता है कि मेरा इंतजार मत करना और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस शहर से दूर निकल जाना। फिर वो अपने बच्चों को तसल्ली देते हुए कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारी माता तुम्हें किसी महफूज मकाम तक ले जाएगी। इसके बाद वो अपने हाथ में पहना हुआ लिक्की ब्रेसलेट दिखाता है जो उसकी बेटी एबिगेल ने अपने हाथों से बनाया था। ये देखकर एबिगेल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ उनकी माता जल्दी जल्दी जरूरी सामान जमा करने में लगी होती है। तभी बाहर से चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। हालात खराब होते देखकर वो फौरन अपने दोनों बच्चों को साथ लेती है और घर से बाहर निकल आती है। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी माता पर हमला कर देता है। खौफ के मारे एबिगेल फौरन गाड़ी के नीचे जाकर छिप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपनी माता और अपने छोटे भाई लूक को ज़ॉम्बियों के हाथों मरते हुए देखती है। खुशकिस्मती से ज़ॉम्बी की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। एबिगेल खौफ से कांप रही होती है कि तभी उसकी नजर अपनी माता पर पड़ती है जो अब खुद एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी होती है। अपनी बेटी को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान एक शख्स फरिश्ते की तरह वहां पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी बन चुकी उसकी माता को मारकर एबिगेल की जान बचा लेता है। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि लूक भी वायरस का शिकार हो चुका है और ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगा है। ये देखकर वो शख्स एबिगेल को अपने कान बंद करने के लिए कहता है और मजबूरन लूक को भी गोली मार देता है। इस वाकये के बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। अब पूरी दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ज़ॉम्बी वायरस ने इंसानी तहजीब को तकरीबन खत्म कर दिया है। जो शहर कभी रोशनियों से जगमगाते थे अब वीरान खंडरात में बदल चुके हैं। ज्यादातर इंसान या तो मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं और अब पूरी दुनिया में सिर्फ 2 इंसान जिंदा बचे हैं। वही छोटी बच्ची एबिगेल अब जवान हो चुकी है। जिस शख्स ने उस दिन उसकी जान बचाई थी उसका नाम सैम है। पिछले 10 बरसों से एबिगेल उसी की निगरानी में बड़ी हुई है। सैम ने उसे हर किस्म के खतरात से निपटना सिखाया है और ज़ॉम्बियों से लड़ने की मुकम्मल तरबियत दी है। अगर उस दिन सैम वक्त पर न पहुंचता तो एबिगेल शायद कब की मर चुकी होती। इसी वजह से एबिगेल उसे अपने पिता जैसा मकाम देती है। लेकिन इतने बरस जंगल में तन्हा जिंदगी गुजारने के बाद एबिगेल को शदीद अकेलापन महसूस होने लगा था। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि किसी दिन उसे इंसानों की कोई बस्ती मिल जाए जहां वो दूसरे लोगों के साथ आम जिंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ सैम को लोगों के दरमियान रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात जब दोनों जंगल में कैंप लगाकर आराम कर रहे होते हैं तो किसी अजीब आवाज की वजह से सैम की आंख खुल जाती है। वो खामोशी से बाहर निकलकर जायजा लेता है, लेकिन उसी वक्त एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। सैम फौरन अपनी बंदूक निकालता है और लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है। आवाज सुनकर एबिगेल भी वहां पहुंच जाती है। 2 साल तक जंगल में जिंदा रहने की वजह से दोनों को ज़ॉम्बियों के बारे में काफी तजर्बा हो चुका था। वो जानते थे कि ज़ॉम्बी अक्सर झुंड की सूरत में रहते हैं, इसीलिए उन्हें यकीन हो जाता है कि आसपास और भी ज़ॉम्बी मौजूद होंगे। ये सोचकर वो फौरन वहां से निकलने की तैयारी करते हैं और अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं।
रास्ते में उनके घोड़े बेचैनी से हुनहुनाना शुरू कर देते हैं। सैम फौरन समझ जाता है कि कोई खतरा करीब मौजूद है। जब दोनों इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें दूर एक जीप दिखाई देती है जो ज़ोंबियों से घरी हुई होती है। वहां एक इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि दुनिया में अब इंसान बहुत कम रह गए थे, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि हर हाल में उस शख्स को बचाना होगा। सैम दरअसल एबिगेल की तरबियत का इम्तिहान भी लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे कहता है कि आज तुम इस आदमी की जान बचाओगी ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम वाकई मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हो या नहीं। वो उसे समझाता है कि सुकून से निशाना लो और फिर गोली चलाओ, लेकिन एबिगेल जल्दबाजी कर बैठती है और फौरन फायर कर देती है। बदकिस्मती से गोली ज़ोंबी के साथ साथ उस इंसान को भी जा लगती है। ये देखकर सैम काफी नाराज हो जाता है। दोनों उस जख्मी आदमी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि अब उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। इसीलिए सैम खुद उसे मार देता है ताकि वो मरने के बाद ज़ोंबी बनकर इनके लिए खतरा न बन जाए। इसके बाद वो उस शख्स की गाड़ी से जरूरी सामान जमा करना शुरू कर देते हैं। सैम उसके जूते उतार कर खुद पहन लेता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है उसी वक्त उस मरे हुए आदमी के दूसरे साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और दर्जनों मुसल्लह लोग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक शख्स जब अपने साथी के जूते सैम के पांव में देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि इन दोनों ने उसके साथी को मारा है। वो लोग जैसे ही इन्हें मारने का फैसला करते हैं उसी लम्हे एक हामिला खातून गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने साथियों को इन्हें छोड़ देने का हुक्म देती है, लेकिन उसी वक्त उनका घोड़ा दोबारा बेचैनी जाहिर करने लगता है। अगले ही पल जंगल की तरफ से खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। चंद लम्हों बाद बेशुमार ज़ोंबी तूफान की तरह चारों तरफ से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि किसी को भागने का मौके तक नहीं मिलता, इसीलिए सब लोग हथियार निकालकर वहीं मुकाबला शुरू कर देते हैं। अगरच्चा सब के पास बंदूकें मौजूद थीं, लेकिन ज़ोंबियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। नतीजतन वो एक एक करके ग्रुप के कई लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। जल्द ही हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बचे हुए लोगों के पास छिपने की भी कोई जगह नहीं रहती। कुछ ही देर में उनके ग्रुप के सिर्फ चंद लोग बाकी रह जाते हैं। उनमें एक ताकतवर आदमी भी शामिल था जो बदकिस्मती से ज़ोंबी के काटने का शिकार हो जाता है। वो खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। अब सबको अंदाजा हो जाता है कि वो इस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसीलिए एबिगेल फौरन हामला खातून को गाड़ी में बैठाती है। गाड़ी में उस खातून का पति पहले ही मौजूद होता है। फिर सैम गाड़ी स्टार्ट करता है और सब लोग तेजी से वहां से निकल जाते हैं। पूरे ग्रुप में अब सिर्फ यही 4 लोग जिंदा बचे थे, जबकि बाकी सब ज़ोंबियों का शिकार बन चुके थे। इधर एक काले चेहरे वाला ताकतवर ज़ोंबी अपने साथियों की लाशें देखकर शदीद गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ ये चारों लोग ज़ोंबियों से जान छुड़ाकर गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में सैम पीछे बैठी खातून से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और इस इलाके में क्या कर रहे थे। उसके जवाब से मालूम होता है कि ये लोग शिप टाउन नामी एक महफूज बस्ती तक पहुंचना चाहते थे। उनके मुताबिक वहां इंसान पुरस्कून जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं और वो सब भी वहां जाकर एक आम जिंदगी गुजारने का ख्वाब रखते हैं। ये बात सुनकर एबिगेल के चेहरे पर खुशी फैल जाती है, क्योंकि वो हमेशा से ऐसी ही किसी महफूज बस्ती की तलाश में थी। लेकिन सैम फौरन कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से इधर उधर भटक रहा हूं और मुझे आज तक ऐसी कोई बस्ती नजर नहीं आई। इसी दौरान अचानक उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। गाड़ी रुकते ही हामला खातून का पति डेविड बाहर निकलता है और बताता है कि वो एक मकीनक है और शायद गाड़ी ठीक कर सके, लेकिन मुनासिब औजार मौजूद न होने की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। आखिरकार सब लोग गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल सफर जारी रखने का फैसला करते हैं। कई किलोमीटर चलने के बाद वो एक वीरान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। अगरच्चा ऊंची इमारतें अब भी अपनी जगह खड़ी थीं, लेकिन पूरे इलाके पर सन्नाटे का राज था। सब लोग पहले एहतियात के तौर पर इर्द गिर्द का जायजा लेते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता तो वो रात यहीं गुजारने का इरादा कर लेते हैं। रात के वक्त वो लोग आग जलाकर खाना तैयार करते हैं। एबिगेल शिप टाउन के बारे में जानने के लिए बेहद पुरजोश थी, इसीलिए वो हामला खातून मेगन के साथ उस जगह के मुताल्लिक बातें करने लगती है। मेगन उसे बताती है कि उनका पहले ही शिप टाउन में रहने वाले लोगों से रेडियो के जरिए राबिता हो चुका है। उसके मुताबिक वो एक नहायत खूबसूरत और महफूज जगह है जहां लोग आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सब सुनकर एबिगेल की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ सैम एहतियातन इमारत के बाहर मुख्तलिफ जगहों पर जाल लगा देता है ताकि अगर रात के दौरान कोई खतरा करीब आए तो फौरन पता चल जाए। कुछ देर बाद वो अंदर आता है और एक नक्शा निकालकर सबको अपनी मंसूबा बंदी समझाता है। वो कहता है कि वो मेगान और डेविड को कुछ फासले तक उनकी मंजिल की तरफ ले जाएगा और उसके बाद वो और एबिगेल अलग रास्ता अख्तियार कर लेंगे। लेकिन एबिगेल को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सैम के पास जाकर बहस करती है और कहती है कि डेविड अपनी हामिला वाइफ को तन्हा महफूज तरीके से वहां तक नहीं ले जा सकता, इसीलिए हमें इनके साथ ही जाना चाहिए।
सैम उसे समझाता है कि हमें जज्बात नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना होगा। जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां खतरात भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अबीगेल उस की बात मानने के बजाय नाराज होकर वहां से चली जाती है। दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो काले चेहरे वाला खतरनाक ज़ोंबी उनकी पुरानी गाड़ी की बू सूंघते हुए उनके करीब तक पहुंच चुका है। अगली सुबह अबीगेल इमारत की छत पर बैठी अपने बचपन की तस्वीरें देख रही होती है। तभी नीचे दरख्तों की तरफ से सिरसराहट की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन समझ जाती है कि ज़ोंबी इलाके में दाखिल हो चुके हैं। वो सबको खबरदार करने के लिए दौड़ती हुई नीचे जाने लगती है, लेकिन रास्ते में एक ज़ोंबी उसके पीछे पड़ जाता है। खुद को बचाते हुए अबीगेल सीढ़ियों की तरफ भागती है और मौका पाकर ज़ोंबी को धक्का दे देती है। ज़ोंबी तो नीचे जा गिरता है, लेकिन इस कोशिश में अबीगेल का अपना तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है और वो भी नीचे गिरने लगती है। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर सैम वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद वही काले चेहरे वाला ज़ोंबी अपने कई साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे मालूम हो चुका था कि उसके साथियों की मौत कहां हुई थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं सैम के बिछाए हुए जाल फ़ाल हो जाते हैं और धमाकों के साथ कई ज़ोंबी मारे जाते हैं। दूर से धमाकों की आवाज सुनकर सैम समझ जाता है कि ज़ोंबी उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां वो गुज़िश्ता रात रुके थे। इसका मतलब था कि ज़ोंबी अब भी मुसलसल उनका पीछा कर रहे हैं। खुशकिस्मती से वो लोग पहले ही वहां से काफी आगे निकल चुके थे। चलते चलते अबीगेल को अचानक एक बात याद आती है। वो सैम को बताती है कि कुछ फासले पर एक छोटा हवाई अड्डा मौजूद है जहां उसके फादर काम किया करते थे। शायद वहां कोई हवाई जहाज मौजूद हो जिसके जरिए वो जल्दी शिप टाउन पहुंच सकें। सैम फौरन इस ख्याल की मुखालफत करता है। वो कहता है कि हवाई अड्डे खुले मैदानों में होते हैं और अगर वहां ज़ोंबियों ने घेर लिया तो बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वैसे भी इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि वहां कोई काबिल इस्तेमाल जहाज मौजूद हो, लेकिन एबिगेल बार बार इसरार करती रहती है और आखिरकार सैम मान जाता है। इसके बाद सब लोग एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो पूरा एयरपोर्ट वीरान पड़ा होता है और कहीं भी कोई जहाज दिखाई नहीं देता। ये मंजर देखकर सैम कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कोई जहाज नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो लोग एक छोटे से गराज तक पहुंचते हैं और उसका दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें हैरत अंगेज तौर पर एक छोटा जहाज नजर आ जाता है। अगरचा जहाज मौजूद था, लेकिन वो कई बरसों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। डेविड जहाज का जायजा लेता है और बताता है कि कुछ मरम्मत की जरूरत है। वो कहता है कि अगर सब ठीक रहा तो मैं 10 से 15 मिनट में इसे उड़ने के काबिल बना सकता हूँ। जब डेविड जहाज की मरम्मत में मसरूफ होता है तो सैम और एबिगेल एयरपोर्ट में मौजूद दूसरी मुफीद चीजें तलाश करने निकल जाते हैं। उसी दौरान डेविड दूरबीन से देखता है कि बेशुमार ज़ोंबी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। ये देखकर वो फौरन दौड़ता हुआ सैम और एबिगेल के पास जाता है और उन्हें खबरदार करता है कि वक्त बहुत कम है। ये सुनते ही सब लोग फौरन जहाज की तरफ वापस आ जाते हैं। एबिगेल जल्दी से पायलट की सेट पर बैठ जाती है और वहां मौजूद हदायत की किताब पढ़ने लगती है। चूंकि उसके फादर पायलट थे इसीलिए उसने बचपन में उनसे जहाज उड़ाने के बारे में कुछ बुनियादी बातें सीखी थीं। दूसरी तरफ सैम मुसलसल फायरिंग करके ज़ोंबियों को करीब आने से रोकने की कोशिश करता है। काफी जदोजहद के बाद एबिगेल जहाज को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तब तक ज़ोंबी रनवे तक पहुंच चुके होते हैं। उनकी रफ्तार हैरान कुन हद तक तेज थी, यहाँ तक कि एक ज़ोंबी जहाज के दरवाजे तक भी पहुंच जाता है। लेकिन सैम ब्रोक्त गोली चलाकर उसे मार देता है और सबको बचा लेता है। अब एबिगेल जहाज के कंट्रोल को काफी हद तक समझ चुकी थी, इसीलिए वो जहाज को कामयाबी के साथ टेक ऑफ करवा देती है। जहाज में बैठे सभी लोग बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो सीधा शिप टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती। कुछ फासले के बाद जहाज के इंजन से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। चूंकि ये जहाज 10 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसीलिए उसका इंजन जवाब दे जाता है और जहाज तेजी से नीचे आने लगता है। इस नाजुक सूरत हाल में सैम घबराहट का शिकार होने के बजाय समझदारी से काम लेता है और जहाज को एक बड़े दरख्त के दरमियान क्रैश लैंड कर देता है। अगरचा सबको मामूली चोटें आती हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है। अब जहाज मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका था, इसीलिए उन्हें दोबारा पैदल सफर शुरू करना पड़ता है। काफी देर चलने के बाद वो एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। रात हो चुकी थी। वो लोग इर्द गिर्द अच्छी तरह जायजा लेते हैं। जब उन्हें कोई ज़ोंबी नजर नहीं आता तो वो वहीं रात गुजारने का फैसला कर लेते हैं। नक्शा देखने पर उन्हें मालूम होता है कि वो अब शिप टाउन से सिर्फ 2 दिन की मसाफत पर हैं। उसी रात मेगन सैम के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि अगर सैम उनकी मदद न करता तो वो कभी भी यहाँ तक न पहुंच पाते। ये बात सुनकर सैम के दिल में भी मेगन के लिए हमदर्दी पैदा होने लगती है। फिर वो उसे अपनी जिंदगी का सबसे तलख वाकया सुनाता है। वो बताता है कि जब 10 साल पहले ये वायरस फैला था तो उसे सबसे पहले अपनी वाइफ को मारना पड़ा।
क्योंकि वो खुद वायरस का शिकार हो चुकी थी और उस पर हमला करने वाली थी। सैम कहता है कि उस दिन के बाद उसके अंदर का बहुत सा इंसान मर गया था। अब इस पूरी दुनिया में उसके लिए सबसे कीमती चीज सिर्फ एबिगेल है और वो हर कीमत पर उसे जिंदा रखना चाहता है। फिर वो मेगन को बताता है कि उसने अपना फैसला बदल लिया है। अब वो सबसे पहले उसे और डेविड को बहफाजत शिप टाउन तक पहुंचाएगा। ये बात सुनकर मेगन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। दूसरी तरफ डेविड तन्हाई में बैठा अपनी बंदूक सर पर रखकर खुद को मारने के बारे में सोच रहा होता है। दरअसल उसके पांव पर ज़ोंबी के काटने का निशान मौजूद था, लेकिन जख्म छोटा होने की वजह से वायरस आहिस्ता आहिस्ता असर कर रहा था। डेविड ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी वाइफ को शिप टाउन तक पहुंचाने के बाद खुद को उससे दूर कर लेगा। अगली सुबह चारों दोबारा सफर शुरू करते हैं। रास्ते में सैम को डेविड की हरकत कुछ अजीब महसूस होने लगती हैं। वो फौरन समझ जाता है कि मामला कुछ ठीक नहीं, इसीलिए वो डेविड को अलग ले जाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां मेगन और एबिगेल मौजूद नहीं होते। वो डेविड की पीठ ऊपर करता है तो उसे ज़ोंबी के काटने का निशान साफ नजर आ जाता है। अब सैम को यकीन हो जाता है कि डेविड जल्द ही ज़ोंबी में तब्दील होने वाला है। वो डेविड से पूछता है कि बताओ, तुम खुद अपनी जिंदगी खत्म करना पसंद करोगे या फिर मैं ये काम करूं? डेविड जवाब देता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अगर वक्त आया तो खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। ये जवाब सुनकर सैम फिलहाल उसे छोड़ देता है। चलते चलते रात हो जाती है और कुछ फासले पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। सैम एहतियात से बंदूक थामे आगे बढ़ता है कि अचानक एक तेज रोशनी उस पर पड़ती है। उसी वक्त स्पीकर से आवाज आती है कि फौरन अपने हथियार नीचे रख दो वरना तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि अंदर कोई इंसान मौजूद है। एबिगेल आगे बढ़कर पुरस्कून लहजे में कहती है कि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, हमें सिर्फ मदद की जरूरत है। चंद लम्हों बाद घर का मालिक बाहर आता है। वो कहता है कि तुम लोगों को खाना भी मिलेगा और रात गुजारने की जगह भी, लेकिन शर्त यह है कि अपने तमाम हथियार बाहर ही छोड़ने होंगे। जब सब लोग अपने हथियार बाहर रख देते हैं तो वो शख्स उन्हें घर के अंदर ले जाता है। घर में दाखिल होते ही वो उन्हें खुश आमदीद कहता है और बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है जो कई सालों से यहाँ अकेला रह रहा है। वो मजीद कहता है कि अगर मैं चाहता तो इस जगह को छोड़कर जा सकता था। वो साइंटिस्ट उन सबके सामने नहायत अमदा खाना पेश करता है। इतना अच्छा खाना देखकर चारों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा खाना खाए बहुत उर्सा गुजर चुका था। भूख की शिद्दत की वजह से वो फौरन खाने में मसरूफ हो जाते हैं। खाने के बाद साइंटिस्ट उनके लिए मशरूबात भी ले आता है। काफी अरसे बाद सबको सुकून से बैठकर बातें करने का मौका मिला था, इसीलिए माहौल काफी खुशगवार महसूस हो रहा था। लेकिन साइंटिस्ट की बातें आहिस्ता आहिस्ता उन सबको अजीब लगने लगती हैं। वो कहता है कि अगरचा ये वायरस एक बुरी चीज है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। उसके मुताबिक इस वायरस ने इंसानों को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। कमजोर लोग खत्म हो गए हैं जबकि ताकतवर लोग किसी न किसी शक्ल में जिंदा हैं। वो मजीद कहता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ अपनी बका के लिए जीते हैं और उन्हें तरक्की या लालच की कोई फिक्र नहीं होती, इसीलिए उसकी नज़र में दुनिया पर हुकूमत करने का हक ज़ॉम्बियों को होना चाहिए। ये ख्यालात सुनकर सैम, एबिगेल, मेगन और डेविड सभी बेहद हैरान हो जाते हैं और उन्हें साइंटिस्ट की सोच कुछ गैर मामूली महसूस होने लगती है। उसी दौरान डेविड की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। वो उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। वहां जाकर जब वो आईने में खुद को देखता है तो महसूस करता है कि वायरस उसके जिस्म में काफी हद तक फैल चुका है और उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। जब डेविड वापस हाल में आता है तो एक खौफनाक मंजर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो देखता है कि सैम, एबिगेल और मेगन सब बेहोश पड़े हैं। असल में साइंटिस्ट ने उनके मशरूबात में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ये देखते ही डेविड गुस्से में आकर साइंटिस्ट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी लम्हे साइंटिस्ट अपने हाथ में मौजूद एक अजीब डिवाइस का बटन दबा देता है। बटन दबते ही डेविड को शदीद कमजोरी महसूस होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए बताता है कि इस डिवाइस को बनाने में उसने कई साल सिर्फ किए हैं। वो दावी करता है कि इस इजाद की बदौलत वो दुनिया के किसी भी हिस्से में महफूज रह सकता है और ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हकीकत ये थी कि उसने एक ऐसा आला तैयार कर लिया था जिसके जरिए वो ज़ॉम्बियों को काबू में रख सकता था। इसका मतलब ये था कि वो खुद को नई दुनिया का हुक्मरान समझने लगा था और चाहता था कि हर चीज उसके इशारों पर चले। ये सब कहने के बाद डेविड भी बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि वो अकेला नहीं बल्कि उसके तमाम साथी भी मजबूती से बंधे हुए हैं। अब साइंटिस्ट उन चारों पर तजर्बात करने का इरादा रखता था। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग मेरी वाइफ से मिलना चाहोगे? साइंटिस्ट ने उसे एक मजबूत पंजरे में कैद कर रखा था और वो जिंदा इंसानों को पकड़कर उसके सामने डाल देता था। मजीद हैरान किन बात ये थी कि ज़ॉम्बियों को काबू करने वाली डिवाइस भी उसने अपनी वाइफ पर तजर्बात करते हुए तैयार की थी। जैसे ही साइंटिस्ट पंजरे का दरवाजा खोलता है उसकी वाइफ सबसे पहले उसी पर झपट पड़ती है, लेकिन वो फौरन अपनी डिवाइस इस्तेमाल करके उसे काबू में कर लेता है और उसका रुख कैदियों की तरफ मोड़ देता है। चंद ही लम्हों बाद वो ज़ॉम्बी सैम पर हमला कर देती है।
ताहम सैम भरपूर ताकत के साथ उसे लात मारता है जिससे वो पीछे जा गिरती है। उसी दौरान डेविड के जिस्म में फैला हुआ वायरस उसे गैर मामूली ताकत फराहम करता है। वो जोर लगाकर अपनी रस्सियां तोड़ देता है और फौरन अपने बाकी साथियों को भी आजाद करवा देता है। इधर साइंटिस्ट खतरा महसूस करते ही वहां से भाग निकलता है और उधर चारों साथी जल्दी जल्दी अपना सामान जमा करते हैं और घर से बाहर निकल आते हैं। खुशकिस्मती से बाहर उन्हें साइंटिस्ट की गाड़ी मिल जाती है। वो फौरन गाड़ी में सवार होते हैं और जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। सैम गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ाता है और काफी दूर तक ज़ोंबियों को पीछे छोड़ देता है, मगर कुछ फासले पर जाकर उन्हें मालूम होता है कि आगे का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। अब उनके पास गाड़ी छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, चनांचे वो दोबारा पैदल सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही ज़ोंबी दोबारा उनके करीब पहुंच जाते हैं। डेविड अच्छी तरह जान चुका था कि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। वायरस मुसलसल उसके जिस्म पर काबिज हो रहा था और वो किसी भी वक्त ज़ोंबी में तब्दील हो सकता था। इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि वो फौरन आगे बढ़ जाएं और अपनी जान बचाएं, जबकि वो खुद पीछे रहकर ज़ोंबियों का रास्ता रोकने का फैसला कर लेता है। लेकिन मेगन अपने पति को इस तरह अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। इस पर डेविड उससे कहता है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो अपने आने वाले बच्चे के मुस्तकबल के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद डेविड ज़ोंबियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है और पूरी बहादुरी के साथ उन से लड़ना शुरू कर देता है। काफी देर तक वो अकेला ही ज़ोंबियों को रोके रखता है और इसी दौरान उसके साथी काफी दूर निकल जाते हैं। लेकिन आखिरकार एक ज़ोंबी उस तक पहुंच जाता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ सैम मेगन को संभालते हुए आगे बढ़ता रहता है और बिलाखिर वो लोग उस महफूज बस्ती तक पहुंच जाते हैं जहां इंसान आबाद थे। एबिगेल फौरन मदद के लिए आवाजें लगाना शुरू कर देती है क्योंकि उनके पीछे ज़ोंबियों का एक बड़ा झुंड मौजूद था। ऊपर निगरानी करने वाले टावर पर मौजूद 2 मुहाफिज उन्हें देख लेते हैं और फौरन अपनी स्नाइपर राइफल्स से ज़ोंबियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें महफूज रास्ता मिल सके। कुछ ही देर बाद उनकी मदद के लिए एक बोट रवाना की जाती है और ये तीनों उसमें सवार होकर शिप टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। उधर काले चेहरे वाला ताकतवर ज़ोंबी अपने साथियों को मजीद आगे बढ़ने से रोक देता है क्योंकि उनके सामने पानी हायल था और ज़ोंबी इसे पार नहीं कर सकते थे। दूसरी जानिब मेगन की डिलीवरी का वक्त करीब आ चुका था और उसे फौरी इलाज की जरूरत थी। खुशकिस्मती से शिप टाउन में डॉक्टर्स और अस्पताल की सहूलत मौजूद थी। अगली सुबह हमें मालूम होता है कि ये बस्ती कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाई गई है और चारों तरफ पानी होने की वजह से ये काफी महफूज समझी जाती है। सैम अबीगेल से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन अबीगेल इस जगह को छोड़ने के हक में नहीं थी। इतने बरस तन्हाई में जिंदगी गुजारने के बाद उसे पहली बार लोगों के दरमियान रहने का मौका मिला था और वो इस माहौल से बेहद खुश थी। इसी बात पर उस और सैम के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। उसी दौरान एक डॉक्टर उनके पास आती है और बताती है कि मेगन ने एक बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन ज़ुचगी के दौरान ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत इंतहाई नाजुक है और शायद वो ज्यादा उर्सा जिंदा न रह सके। ये खबर सुनकर सैम का दिल बोझल हो जाता है। वो फौरन अस्पताल के कमरे की तरफ जाता है। वहां मेगन निहायत कमजोर हालत में लेटी होती है। वो अपनी नौमौलूद बेटी सैम के हवाले करना चाहती है और ख्वाहिश जाहिर करती है कि वो उस बच्ची की परवरिश भी अबीगेल की तरह करे। ये बात सुनकर सैम को अपनी मरहूम वाइफ याद आ जाती है। कुछ लम्हे सोचने के बाद वो उस बच्ची की जिम्मेदारी कबूल कर लेता है। दूसरी तरफ अबीगेल एक नौजवान लड़के के साथ वक्त गुजार रही होती है। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद होंगे जो एक साथ बैठकर खुशियां मना सकते हैं। लोग मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर अबीगेल का इस बस्ती में रहने का इरादा मजीद मजबूत हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उस नौजवान लड़के पर पड़ती है जो चुपके से एक केबन की तरफ जा रहा होता है। तजस्सुस की वजह से अबीगेल भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो जाती है। केबन के अंदर जाकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि पूरा कमरा तारों, धमाके खीज मवाद और मुख्तलिफ आलात से भरा हुआ था। वहां एक वायरलेस स्विच भी नस्ब था। जैसे ही अबीगेल उस स्विच को छूने की कोशिश करती है, उसी वक्त वो नौजवान तेजी से वापस आ जाता है। वो उसे बताता है कि शिप टाउन के नीचे मुख्तलिफ मकामात पर बम नस्ब किए गए हैं। अगर कभी ये बस्ती ज़ोंबियों के कब्जे में जाने लगे तो तमाम लोग खफिया रास्ते से निकल जाएंगे और बाद में बाहर से पूरे इलाके को तबाह कर दिया जाए गा ताकि ज़ोंबी अंदर ही खत्म हो जाएं। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस मंसूबे को इतनी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उधर साइंटिस्ट शदीद गुस्से की हालत में शिप टाउन तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि लोगों ने उसके बेशुमार ज़ोंबी मार डाले हैं। इसी फौज के सहारे वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा था। गुस्से में आकर वो अपनी कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल करता है और काले चेहरे वाले ताकतवर ज़ोंबी को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में ले लेता है। साइंटिस्ट की मदद मिलने के बाद पानी का हिस्सा भी अब ज़ोंबियों को रोक नहीं पाता,
बड़ी तादाद में ज़ोंबी पानी के नीचे से गुजरते हुए जहाज़ों तक पहुंच जाते हैं और अचानक बस्ती पर हमला कर देते हैं। ये हमला इतना गैर मुतवक्का था कि बहुत से लोग संभलने से पहले ही मारे जाते। यहाँ चंद ही लम्हों में पूरे शिप टाउन में अफरा तफरी मच जाती है। इधर सैम को भी ज़ोंबियों के हमले की खबर मिल जाती है। उसे फौरन एबिगेल की फिक्र लाहिक हो जाती है और वो उसे तलाश करने निकल पड़ता है। रास्ते में जो भी ज़ोंबी उसके सामने आता है वो उसे मार कर आगे बढ़ता रहता है। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे एबिगेल मिल जाती है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट भी जहाज़ों वाले इलाके तक पहुंच चुका था। वो मौके पाते ही एबिगेल को जोर से मुक्का मारता है जिससे वो जमीन पर जा गिरती है। ये मंजर देखकर सैम शदीद गुस्से में आ जाता है और पूरी रफ्तार से साइंटिस्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन ऐन उसी वक्त एक ज़ोंबी दरमियान में आ जाता है और सैम को जोरदार धक्का दे देता है। धक्के की शिद्दत से सैम नीचे मौजूद एक बड़े टैंक में जा गिरता है। उधर सैम के पीछे साइंटिस्ट भी वहां पहुंच जाता है। वो किसी भी कीमत पर सैम से बदला लेना चाहता था। वो आगे बढ़कर सैम को जोरदार लात मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन सैम जानता था कि इस वक्त साइंटिस्ट से लड़ाई में वक्त जाया करना बेफायदा है, इसीलिए वो सीधा साइंटिस्ट पर झपट पड़ता है और उसके हाथ में मौजूद कंट्रोल डिवाइस को दीवार से दे मारता है। अगले ही लम्हे वो डिवाइस टूट जाती है और साइंटिस्ट ज़ोंबियों पर अपना कंट्रोल खो देता है। अब उसके पास खुद को बचाने का कोई जरिया नहीं बचा था। चंद ही लम्हों बाद ज़ोंबी उस पर टूट पड़ते हैं और वो उनका शिकार बन जाता है। खुशकिस्मती से शिप टाउन में पहले ही हंगामी सूरत हाल के लिए फिरार का रास्ता बनाया गया था। बहुत से बचे हुए लोग खफिया सुरंग के जरिए नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। जब वो लोग धमाका करने के लिए तैयार होते हैं तो वो नौजवान लड़का बटन दबाने से इनकार कर देता है क्योंकि एबिगेल अभी तक शिप टाउन के अंदर मौजूद थी। उधर सैम और एबिगेल बचने के लिए बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन पीछे से ज़ोंबी राजा अचानक एबिगेल को पकड़ लेता है। ये देखकर सैम फौरन करीब पड़ी लकड़ी उठाता है और पूरी ताकत से उस ज़ोंबी के सिर पर वार करता है। वार लगते ही ज़ोंबी पीछे की तरफ जा गिरता है। उसी लम्हे एबिगेल की नजर उस ज़ोंबी के हाथ पर बंधे हुए ब्रिसल्ट पर पड़ती है। ये वही ब्रिसल्ट था जो उसने बचपन में अपने हाथों से अपने फादर के लिए बनाया था। अब उसे सारी हकीकत समझ आ जाती है। ये खौफनाक ज़ोंबी दरअसल उसका फादर था। वो वायरस का शिकार होकर ज़ोंबी बन चुका था, लेकिन इस वक्त जज्बात के लिए कोई जगह नहीं थी। सैम उसका हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती उसे वहां से भागने के लिए कहता है। जैसे ही दोनों बाहर की तरफ दौड़ते हैं, उधर मौजूद लोग धमाके का बटन दबा देते हैं। अगले ही लम्हे पूरा शिप टाउन एक खौफनाक धमाके में तबाह हो जाता है। अगरचे लड़ाई अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी, उसी दौरान बस्ती का सरदार अपनी गर्दन पकड़े हुए वहां पहुंचता है। लड़ाई के दौरान एक ज़ोंबी ने उसे काट लिया था और वायरस उसके जिस्म में फैलना शुरू हो चुका था। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि काले चेहरे वाला ज़ोंबी राजा भी धमाके से बच गया था। वो दोबारा उठ खड़ा होता है और सैम पर हमला कर देता है। तवील लड़ाई की वजह से सैम काफी कमजोर हो चुका था और उसके लिए मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा था। ये देखकर एबिगेल जमीन से एक बंदूक उठा लेती है। वो जानती थी कि उसके सामने खड़ा ज़ोंबी उसका फादर है, लेकिन वो ये भी देख रही थी कि अगर उसे न रोका गया तो वो सैम समेत सब लोगों को मार डालेगा। इसीलिए एबिगेल भारी दिल के साथ ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधी ज़ोंबी राजा को लगती है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर एबिगेल ये फैसला न करती तो शायद वहां मौजूद कोई भी इंसान जिंदा न बच पाता। खतरा खत्म होते ही सैम और एबिगेल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद सैम, एबिगेल और बाकी बचे हुए लोग दौर समंदर में मौजूद एक सुनसान जजीरे की तरफ देखते हैं। वो फैसला करते हैं कि अब वहीं एक नई इंसानी बस्ती बसाएंगे और जिंदगी को दोबारा शुरू करेंगे। इसी के साथ ये कहानी अपने इख्ताम को पहुंचती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।